ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लास्ट लेक्चर में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो है वो मैंने स्टार्ट करवाई थी आपको। ठीक है, जो फॉर्मेट है वो मैंने आपको समझाया था फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, एंड उसके बेसिस पे एक सम, सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी का सम जो है वो मैंने आपको करवाया था। ठीक है, इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 45 पे आ जाते हैं। ये भी वैसे ही सम्स हैं, सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के सम्स हैं, तो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के भी 2-3 सम्स में प्रैक्टिस करवा दूं। ये एक बार कंप्लीट हो उसके बाद फिर मैं जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लॉन्ग सम्स हैं वो आपको करवाऊंगा। मतलब तीनों एक्टिविटीज जो कंबाइन होके जब तीनों एक साथ आती हैं एक्टिविटीज तो क्या होता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कंप्लीट होने के बाद। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रायन लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, डिटरमाइन द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कंपनी का नाम आपको यहाँ पे दिया हुआ है रायन लिमिटेड, एंड बोला हुआ है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो है वो फाइंड करो। तो जैसे इन्वेस्टिंग का फॉर्मेट होता है वैसा ही सेम टू सेम फाइनेंसिंग का फॉर्मेट होता है। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट है। ठीक है, ऐड कैश इनफ्लो लेस कैश आउटफ्लो, पैसा आएगा तो हम ऐड करेंगे, पैसा जाएगा तो हम लेस करेंगे, सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है, यानी ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये जो थर्ड एडजस्टमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट ऐसे टिक कर लो। ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है थर्ड वाली, इस एडजस्टमेंट की वजह से एक्चुअली ये जो सम है वो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, लास्ट लेक्चर अगर आपको याद है उसमें मैंने कुछ रूल्स आपको लिखवाए थे। ठीक है, कुछ चीजें जो है वो हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ओके मैंने ऊपर लिखे होंगे शायद, पर कुछ चीजें जो है वो हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं कैश फ्लो में, वो है नॉन कैश एक्सपेंस वाली चीजें। ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंस वाली चीजें नहीं, जो नो फ्लो वाली चीजें हैं वो हम रिकॉर्ड नहीं करते। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल अगर आप देखोगे तो 31,320 में इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू थी 10 लाख, एंड 31,321 में इक्विटी शेयर की वैल्यू हो गई 15 लाख। तो इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू पहले थी 10 लाख, अभी हो गई 15 लाख, तो 5 लाख रुपीज जो है इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज हो गई। अब आपको ऐसे लगेगा कि हमने 5 लाख रुपीज के शेयर इशू किए तो हमको पैसे मिले। बहुत सारे स्टूडेंट्स बिना एडजस्टमेंट देखे डायरेक्टली इफेक्ट्स करते हैं, वो लोग डायरेक्टली ऐसे यहाँ पे जाके लिख देते हैं भाई शेयर कैपिटल इशू, शेयर कैपिटल इशूड, एंड यहाँ पे लिख देते हैं 5 लाख रुपीज। अगर आप ऐसे लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको नीचे इसके रिलेटेड एक एडजस्टमेंट दी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 रायन लिमिटेड इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1 बाय कैपिटलाइजिंग द रिजर्व। अब बोनस शेयर्स का जो कॉन्सेप्ट है लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया था, मैं अभी भी आपको समझा देता हूँ। बोनस शेयर्स जो हैं वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट इशू करते हैं, बोनस शेयर्स का कोई भी पैसा हमें नहीं मिलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जिसके पास भी हमारी कंपनी के 2 शेयर्स थे, ठीक है, जिसके पास भी हमारी कंपनी के 2 शेयर्स थे उसको हमने 1 शेयर फ्री दिया। ठीक है, मतलब जिसके पास भी 2 शेयर्स थे उसको 1 शेयर फ्री, इसको बोलते हैं कैपिटलाइज करना। तो अब यहाँ पे ये रेशियो है 2, थोड़ी स्पेस छोड़ के मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेशियो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1। ठीक है, 2:1 रेशियो है। अब हमारे पास पहले थे 10 लाख शेयर्स, ठीक है, पहले थे हमारे पास 10 लाख शेयर्स। ओके, अब 10 लाख शेयर्स के बेसिस पे हम कितने शेयर्स इशू करेंगे वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता चलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 लाख, ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई, और जो 2 है वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 10 लाख जो है यहाँ पे मैं अगर एरोज वगैरह भी बना दूं, ये 10 लाख जो है वो ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 2 है ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/2 ये होता है 5 लाख, 5 लाख शेयर्स। तो 5 लाख शेयर्स जो हैं वो हमने एक तरीके से 5 लाख रुपीज के शेयर्स, ठीक है, यहाँ ये शेयर्स का नंबर नहीं है, ये शेयर्स की अमाउंट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रुपीज, यहाँ पे भी शेयर्स को हटा के मैं लिख देता हूँ रुपीज। ठीक है, तो 5 लाख रुपीज के बोनस शेयर्स हमने इशू किए हैं। अब अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस भी 5 लाख रुपीज का ही है। पहले हमारे पास 10 लाख के शेयर से भी 15 लाख हो गए। ओके, हमने कितने के शेयर्स इशू किए? 5 लाख रुपए के शेयर्स हमने इशू किए, पर ये सारे के सारे शेयर्स जो हैं वो बोनस शेयर्स हैं। ठीक है, 5 लाख के 5 लाख जो शेयर्स हैं वो बोनस शेयर्स हैं। बोनस शेयर्स पे
नो फ्लो होता है, बोनस शेयर्स पे कोई भी हमें पैसा ना मिलता है, ना हम किसी को पैसा जो है वो पे करते हैं, ठीक है। दिस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी एक्टिविटी, ठीक है, ये कोई भी एक्टिविटी में रिकॉर्ड नहीं होता है। मतलब इन शॉर्ट इसका कोई भी इफेक्ट हम किसी भी एक्टिविटी में नहीं करेंगे, कहीं पे भी इसका इफेक्ट नहीं होगा। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहली एडजस्टमेंट आपको दी हुई है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 10,000। अब मैं वापस यही रिपीट करूंगा, अगर आपको क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट दी हुई है, अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने इतना इंटरेस्ट पे किया, 10,000 रुपीज इंटरेस्ट पे किया, तो हम ये एक तरीके से नहीं देखेंगे कि कितना आउटस्टैंडिंग वगैरह है। ऑब्वियसली उसका इफेक्ट जो है वो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में होगा, पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम यही देखते हैं कि हमने कितना इंटरेस्ट पे किया। क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स है 10,000, तो मैं आउटफ्लो में जाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा 10,000 रुपीज माइनस में। इसका दूसरा इफेक्ट भी होगा, स्पेस चाहिए मेरे को यहाँ पे, इसका दूसरा इफेक्ट भी होगा, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स is a non-operating expense. It will be added in operating activities. ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करते हैं, तो इसका दूसरा इफेक्ट भी होगा। अच्छा, अब ये डिबेंचर्स की जो अमाउंट दी हुई है, चलो मैं वो भी देख लेता हूँ। डिबेंचर्स आपको दिए हुए हैं 10%, दो डिबेंचर्स आपको दिए हुए हैं, एक आपको दिया हुआ है 10% डिबेंचर्स एंड उसके नीचे आपको 8% डिबेंचर्स दिए हुए हैं। डिबेंचर्स के दो दो अलग अलग टाइप आपको दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो 10% डिबेंचर्स हैं, 10% डिबेंचर्स, अब जो 10% डिबेंचर्स हैं उसकी अमाउंट पहले आपको यहाँ पे दी हुई है 1 लाख रुपीज, 31,320 में उसकी अमाउंट है 1 लाख एंड 31,321 में उसकी अमाउंट हो गई है 0 रुपीज। मतलब हमने पूरे के पूरे 1 लाख के डिबेंचर्स जो है वो रिडीम कर दिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 1 लाख आर रिडीम्ड। तो 1 लाख के डिबेंचर्स जो है वो हमने रिडीम कर दिए। अब यहाँ पे उसका एक तरीके से डेट वगैरह जो है वो नहीं बताई हुई, क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि कौन सी डेट पे हमने रिडीम किए। नीचे आपको 8% डिबेंचर्स वापस से दिया हुआ है, यहाँ पे 8% डिबेंचर्स, ठीक है। 8% डिबेंचर्स पहले आपको दिए हुए थे 0, 31,320 में आपको यहाँ पे दिए हुए थे 0 रुपीज एंड एट द एंड ऑफ द ईयर हो गए 2 लाख रुपीज, ठीक है। मतलब यहाँ पे डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 2 लाख आर इशूड, ठीक है। तो ये 1 लाख रुपीज के डिबेंचर्स हमने रिडीम किए और ये 2 लाख रुपीज के डिबेंचर्स जो है वो हमने इशू किए, पर दोनों की यहाँ पे आपको डेट जो है वो नहीं बताई हुई। तो हम ऐसे अज्यूम करेंगे कि ये जो दोनों हमने एक तरीके से जो डिबेंचर्स हमने रिडीम किए, ठीक है, एंड ये जो डिबेंचर्स हमने एक तरीके से इशू किए, ये हमने साल की एंड वाली डेट पे किए होंगे, ठीक है। वी विल अज्यूम दैट the debenture issued and debentures redeemed we will assume that debenture issued and debenture redeemed are on 31/3/21। तो साल की एंड में हमने रिडीम किए, मतलब इसका मतलब जो इंटरेस्ट वगैरह है वो हमको अलग से कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। रिडीम भी आपने एंड ईयर में किए तो उसका पूरा जो इंटरेस्ट है 1 लाख का, एक तरीके से ये 1 लाख के जो डिबेंचर्स हैं उसका 10%, 10,000 रुपीज हमने इंटरेस्ट जो है वो पे कर दिया, ये वाला। एंड जो नए डिबेंचर्स हमने इशू किए हैं 2 लाख के डिबेंचर्स, क्योंकि उसकी डेट नहीं दी हुई है, तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि ये डिबेंचर्स हमने साल की एंड की डेट पे इशू किए हैं, तो उस पर कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो उसका कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा। ऑब्वियसली जो डिबेंचर्स रिडीम किए हैं, जो डिबेंचर्स हमने इशू किए, उसके पैसे हमको मिलेंगे, उसके इफेक्ट्स तो हम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा डिबेंचर्स, चलो मैं अच्छी तरह से लिखता हूँ,
यहाँ पे मैं लिखूंगा 8% डिबेंचर्स इशूड। ठीक है, अब 2 लाख के डिबेंचर्स हमने इशू किए तो पैसा मिलेगा तो प्लस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद 10% वाले डिबेंचर्स हमने रिडीम कर दिए। यहाँ पे लिखूंगा 10% डिबेंचर्स रिडीम। यहाँ पे मैं -1 लाख रुपीज लिख देता हूँ। 1 लाख रुपीज के डिबेंचर्स जो है वो गए। ठीक है, चलो इसके इफेक्ट हो गए। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डिविडेंड पेड 50,000। डिविडेंड हमने पे किया 50,000। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा डिविडेंड पेड कितना था, 50,000 था शायद। ओके, डिविडेंड पेड 50,000। यहाँ पे मैं लिखूंगा -50,000 रुपीज। जो हमने डिविडेंड पे किया उसका भी दूसरा इफेक्ट होगा। ठीक है, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डिविडेंड पेड विल बी एडेड in the calculation of net profit before tax and extraordinary item। ठीक है, इसमें हम ये डिविडेंड पेड जो है 50,000 ऐड करते हैं। बस अभी ये सम जो है वो कंप्लीट हो गया। शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स 3 एडजस्टमेंट हो गई। अब इसका यहाँ पे प्लस माइनस करके अमाउंट लाते हैं। तो ये 2 लाख जो रुपीज जो है वो इनफ्लो है, बाकी ये 3 जो है वो हमारे आउटफ्लो है। तो इसका आंसर आ रहा है 40,000 रुपीज प्लस में आ रहा है। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से हमको 40,000 रुपीज जो है वो ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में मिले हैं। ये इसका आंसर है। 2 लाख में से 10,000, 1 लाख और 1,50,000 माइनस। तो मैं स्क्रॉल कर देता हूँ पूरा अच्छी तरह से। एग्जाम्पल नंबर 45, ये इसका फाइनल मेन आंसर है। ये इसका मेन आंसर है। पॉज करके लिखते जाना। एंड ये इसके वर्किंग नोट्स भी लिख लेना इसके नीचे ताकि आपको याद रहे। पॉज करके लिखते जाओ। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नीचे ये नोट्स जो है वो भी लिखे लेना। वर्किंग नोट्स में ये सब लिख लो। सम सिर्फ इतना है, आपको एग्जाम में वर्किंग नोट्स इसके शो नहीं करने हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में सिर्फ यही शो करना है। पर ऑब्वियसली जो सम से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो ये रूल्स होते हैं, एग्जाम में वो याद आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 46, यहाँ पे आपको दी हुई है फॉलोइंग इन द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 ऑफ अ कंपनी। कंपनी का नाम नहीं बताया हुआ है। एंड अलग अलग चीजें आपको यहाँ पे दी हुई है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड 12% डिबेंचर्स। उसके नीचे आपको एडजस्टमेंट्स जो है वो दी हुई है। सबसे पहले तो एडजस्टमेंट्स जो है वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स एट द एंड ऑफ द करंट ईयर वाज पेड एट 15%। अब जो हमने इंटरिम डिविडेंड पे किया, ठीक है, वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। इंटरिम डिविडेंड के 2 इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले इंटरिम डिविडेंड हम पे करते हैं। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड हम पे करते हैं तो वो यहाँ से माइनस होगा आउटफ्लो में। दूसरा, इंटरिम डिविडेंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में ऐड होता है। वो पूरा फॉर्मेट में आपको बता चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेस में जाऊंगा। यहाँ पे लिखूंगा इंटरिम डिविडेंड पे। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग की अमाउंट है 7 लाख। 7 लाख का 15%। 7 लाख का 15%। ठीक है, वो हम पे करेंगे। यहाँ पे आएगा 7 लाख का 15%, ये होता है 1,05,000। 1,05,000 यहाँ पे आएगा माइनस में। इसका दूसरा इफेक्ट जो है वो होगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा नोट इंटरिम डिविडेंड will be added in net profit before tax। ठीक है, या interim dividend will be added in working note। और अच्छी तरह से आपको याद है, to find net profit before tax and extraordinary items। ये हो गया।
इसके बाद दूसरा आपको यहाँ पे दिया हुआ है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर वाज पेड। अब सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहा हूँ, सिर्फ एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, इक्विटी शेयर की वैल्यू बढ़ गई, मेरे को पता है 2 लाख रुपीज, पर वो मैं बाद में करूंगा, पहले एडजस्टमेंट। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर वाज पेड। अब प्रेफरेंस शेयर जो है पहले थे 5 लाख, अभी हो गए 3 लाख। प्रेफरेंस शेयर्स की 2 लाख रुपीज वैल्यू इंक्रीज हो गई। कहीं पे भी यहाँ पे ही लिखा हुआ है न्यू शेयर्स एंड, अच्छा दी हुई है डेट, न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स वर इशूड ऑन लास्ट डेट। हमारे करंट ईयर की एंड वाली डेट पे इशू किए हैं, तो कोई भी जो हमने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं उस पर अलग से डिविडेंड पे करने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ जो 5 लाख रुपीज ओपनिंग बैलेंस है उस पर मैं डिविडेंड पे करूंगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, टोटल 5 लाख का 12%। ठीक है, यहाँ पे आएगा 5 लाख का 12%, इसकी अमाउंट आती है 60,000। इसके भी दो इफेक्ट्स होंगे, सेम जैसे इंटरम डिविडेंड के इफेक्ट्स होते हैं, सेम इसके भी इफेक्ट्स होंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ चेंज कर दूंगा, यहाँ पे आएगा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड विल बी एडेड इन वर्किंग नोट्स। चलो ये हो गया। इसके बाद तीसरी एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको दी हुई है, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5% ऑन 31 मार्च 2021। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू कम हो गई 2 लाख रुपीस, बड़ी नहीं है, मेरी मिस्टेक। प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू जो है वो कम हो गई 2 लाख रुपीस, वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, उसकी भी डेट आपको दी हुई है, पर एंडिंग वाली डेट ही दी हुई है, तो कोई कैलकुलेशन में चेंज नहीं होगा। अगर डेट यहाँ पे अलग कोई, अगर कोई डेट अलग दी हुई होती, सपोज करो यहाँ पे, तो क्या इजी कर दिया इन्होंने, यहाँ पे आपको डेट दे दी है 31/3/21, तो कोई भी एक्स्ट्रा डिविडेंड की कैलकुलेशन मेरे को नहीं करनी पड़ी, अलग से मेरे को कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। सपोज करो अगर ये कोई और डेट देते, ये वाली डेट नहीं देते, सपोज करो इनकी डेट कोई और होती, तो फिर हम डिविडेंड की कैलकुलेशन 2 बार करते। सपोज करो हमारे पास 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हैं एंड हमने 2 लाख रुपीस के प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो रिडीम कर दिए, 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो हमने रिडीम कर दिए। ओके, तो हमारे पास इस क्वेश्चन में जैसे 3 लाख के शेयर्स बचे, वैसे हमारे पास 3 लाख के शेयर्स बचे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इन्होंने डेट दी हुई होती, सपोज करो 1/7, एंड यहाँ पे आपको दिया हुआ था 1/7/20 को हमने ये रिडीम किए हैं। ठीक है, तो मैं डेट्स भी कैलकुलेट करता। ठीक है, यहाँ पे 1/4/20 को हमारा साल स्टार्ट होता है, 31/3/21 को हमारा साल खत्म होता है। तो 1/4 से लेकर 1/7 तक कितने महीने होते हैं? 4, 5 एंड 6, 3 महीने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मंथ्स होते हैं एंड बाकी के 1/7 से लेकर 31/3 तक। ठीक है, आप काउंट भी कर सकते हो, 12 में से 3 को माइनस भी कर सकते हो, आपका आंसर 9 मंथ्स ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक तरीके से 3 मंथ्स होते हैं एंड 1/7 से लेकर एक तरीके से 9 मंथ्स होते हैं। तो यहाँ पे फिर प्रेफरेंस शेयर्स की जो डिविडेंड की कैलकुलेशन है वो थोड़ी करने में भी मजा आती है, यहाँ पे इन्होंने इजी कर दिया। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले 5 लाख के ऊपर मैं पूरे के पूरे 3 महीने का तो एक जो डिविडेंड है वो कैलकुलेट करूंगा 12%, और 12% 3 महीने का। ठीक है, तो इसका आंसर आता 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 3/12, इसका आंसर आता 15,000। एंड उसके बाद 2 लाख के हमने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर दिए, तो हमारे पास 3 लाख के शेयर्स बचे। ठीक है, तो बाकी के जो 9 महीने हैं उस पे 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर 12% और 9 महीने का डिविडेंड जो है वो कैलकुलेट होता, तो ये हो जाता 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 9/12, इसका आंसर आता 27,000। तो टोटल डिविडेंड हो जाता 15,000 प्लस 27,000, 42,000 रुपीज। पर ऐसा है नहीं, अगर आपको कैलकुलेशन लिखनी है तो पॉज करके लिख लेना कहीं पे भी, अगर आपको लिखनी है तो। फिलहाल ये मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन नहीं है, पॉज करके लिख लेना अगर लिखनी है तो। ऐसी कैलकुलेशन आ सकती है एग्जाम में, पॉज करके लिख लो अगर लिखनी है। चलो ये मैंने यहाँ से मिटा दी। तो इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो हमने रिडीम किए। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा प्रेफरेंस शेयर्स या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स।
और हमेशा इंक्लूडिंग प्रीमियम वाली अमाउंट ही चाहिए हमको, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो सबसे पहले 2 लाख के हमने एक तरीके से प्रेफरेंस शेयर जो है वो रिडीम किए। अब 2 लाख के शेयर्स पे 5% का प्रीमियम भी है, ठीक है। नीचे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसकी कैलकुलेशन ये हो जाएगा 2 लाख। प्रीमियम सिर्फ उसी अमाउंट पे निकलता है जितने के शेयर्स हम रिडीम कर रहे हैं, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 5%, ये होता है 2 लाख का 5% 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपीज जो है उसका एक इफेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल 2,10,000 जो है कि प्रेफरेंस शेयर्स एंड प्रीमियम जो है वो हमने पे किया, तो ये 2,10,000 जो है वो यहाँ से माइनस हो गया। फिर इसके बाद लास्ट वाली एडजस्टमेंट, डिबेंचर्स एंड जो शेयर्स है उसकी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। अभी इक्विटी शेयर कैपिटल पे आ जाते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू पहले थी 7 लाख, अभी हो गई 9 लाख। 2 लाख के हमने इक्विटी शेयर्स इशू किए एट द एंड ऑफ द डेट, एंड सिक्योरिटी प्रीमियम भी आपको दिया हुआ है। पहले था 1 लाख, अभी हो गया 1,40,000। तो टोटल 2 लाख के हमने शेयर्स इशू किए प्लस 40,000 प्रेफरेंस शेयर्स अपने इक्विटी शेयर्स पे हमको प्रीमियम मिला, तो टोटल 2,40,000 हमको मिला। वो इनफ्लो में जाऊंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा इक्विटी शेयर इशूड, ठीक है। एंड ब्रैकेट में हमेशा इंक्लूडिंग प्रीमियम ही लिखना है आपको। प्रीमियम की जो अमाउंट है 2 लाख के, तो हमने शेयर्स इशू किए प्लस 40,000 जो है वो हमें प्रीमियम का मिला, तो टोटल 2,40,000 रुपीज जो है वो हमें मिला है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा आपको दिया हुआ है 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो हो गया। नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया हुआ है, वो भी हो गया। फिर आपको यहाँ पे दिया हुआ है 12% डिबेंचर्स। डिबेंचर्स की वैल्यू पहले थी 3 लाख, अभी हो गई 4 लाख। तो डिबेंचर्स हमने इशू किए, ठीक है। डिबेंचर्स इशू करेंगे तो पैसे मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा डिबेंचर्स इशू, टोटल 1 लाख रुपीज के डिबेंचर्स हमने इशू की। पहले से 3 लाख के डिबेंचर्स, अभी हो गए 4 लाख के। अब इंटरेस्ट की अमाउंट यहाँ पे अगर आप देखो, पिछले क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दिया हुआ था कि हमने इंटरेस्ट जो है वो पे किया 10,000 रुपीज। इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि हमने कितना इंटरेस्ट पे किया, तो मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि जितना इंटरेस्ट पे करना चाहिए था उतना इंटरेस्ट हम पे करेंगे। क्वेश्चन में डायरेक्टली बताया हुआ है कि लास्ट डे पे डिबेंचर्स इशू किए हैं, तो जो हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं 1 लाख पे, उस पर कोई भी इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं। तो जो ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख रुपीज, उस पर 12% इंटरेस्ट जो है वो पे करेंगे। यहाँ पे लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, पेड, ठीक है। टोटल 3 लाख का 12%, एक बार मैं चेक कर लूं 12% ये 12% ये, ठीक है। तो 3 लाख का 12% ये होता है 36,000 रुपीज। तो 36,000 रुपीज जो है वो इंटरेस्ट हम पे करेंगे। इस 36,000 का दूसरा इफेक्ट होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। चलो मैं ऊपर से कॉपी कर देता हूं। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इट विल बी एडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हो गया। अब प्लस माइनस कर देते हैं, सब कुछ कंप्लीट है। तो 2,40,000 प्लस 1 लाख, उसमें से सारी अमाउंट्स जो है वो मैं माइनस कर देता हूँ। तो इसकी अमाउंट आ रही है -71,000 रुपीज, ठीक है। आपको हमेशा माइनस की जगह पे ब्रैकेट्स लगाने। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 46 हो गया। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, ये इसका क्वेश्चन है, ये इसका मेन आंसर है। अगर आप कंपेयर करो ऑपरेटिंग से तो इजी है, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में मैंने बोला था ये चैप्टर ऐसा है जो धीरे धीरे इजी होगा। अगर आप इसको ऑपरेटिंग से कंपेयर करोगे तो आपको इजी लगेगा। थ्रू आउट मैं ऐसे बोलूंगा पूरा चैप्टर जो है उसमें बहुत सारी पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स कंसिडर करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ती है। पर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि रिपीटेटिव है सब कुछ, इतनी ज्यादा न्यू पॉइंट्स नहीं। एक बार आपने रूल समझ लिए, आपने सम सॉल्व कर लिए, एग्जाम्पल समझ लिए सारे, तो फिर सारे सम्स आपको ऐसे ही लगेगा कि सेम है, सिर्फ अमाउंट चेंज करते हैं।
तो चैप्टर लेंदी है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा टिपिकल है, बहुत ज्यादा हार्ड है। कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखनी है। एक बार आपने वो पॉइंट्स को याद रख लिया, फिर आपको सिर्फ स्पीड के ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि आप अगर इस चैप्टर को समझ गए, अगर आप समझ गए हो, रूल्स आपको याद हो गए, तो मेन प्रॉब्लम आएगी कि लेंदी पड़ेगा। क्योंकि अभी जब हम लॉन्ग सम्स करेंगे तो उसमें 2-2 पेज का सम आता है। एक पेज पे सिर्फ ऑपरेटिंग होता है, दूसरे पेज पे फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्ट, मतलब पहले इन्वेस्टिंग और फिर फाइनेंसिंग होता है। ठीक है, विथ एडजस्टमेंट्स, ऑब्वियसली एडजस्टमेंट्स भी होती है। तो ये सम जो है वो इजी है पर लेंदी है। रूल्स आपको याद हैं अगर, तो इजी है। अगर रूल्स याद नहीं है तो फिर लेंदी भी है, टिपिकल भी है। फिर इससे गंदा चैप्टर कोई नहीं है। रूल्स अगर आपको याद है तो ये चैप्टर बहुत लेंदी है, आपको रिटर्न प्रैक्टिस चाहिए इस चैप्टर में। अगर आपकी रिटर्न प्रैक्टिस नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, और ये नीचे इसके नोट्स भी जो है वो भी लिख लेना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक और लास्ट मेरे को सम करवाना है आपको, एग्जाम्पल नंबर 48। एग्जाम्पल नंबर 48 जो है वो मैं आपको करवाऊंगा, एंड उसके बाद जो लॉन्ग सम्स है हमारे वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, पढ़ते रहो।